गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे पार्ट 2 ऑफ फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें कि हम इंक्लूड करेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड पार्टनरशिप। तो आज हम एक कहानी से स्टार्ट करते हैं। एक विलेज था आनंद, जो कि था गुजरात में। और वहाँ के जो विलेजर्स थे उस वो परेशान होते थे, क्योंकि जो वो दूध बेचते थे उन्हें एक्सप्लॉइट किया जाता था मिडल मैन की तरफ से। वो उन्हें जो है पैसे बहुत ही कम देते थे, बट जबकि जो मिडल मैन है वो दूर जाके गांव में उसको हाई प्राइस पे बेचते थे और उन्हें प्राइस जो है बहुत ही कम देते थे। इससे सारे लोग परेशान होके गए सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के पास। उनसे उन्होंने सजेशन मांगा और उन्होंने ये सजेशन दिया कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करो और आप सभी कलेक्टिवली मिलके उसे रन करो और उससे मिल्क सेल करो। फिर उन्होंने उनकी बात को माना एंड उनकी सजेशन को अप्लाई किया। उन्होंने फिर फॉर्म की अमूल, यस यू हर्ड राइट, द टेस्ट ऑफ इंडिया आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। तो इसको अब हम क्या कहेंगे? अमूल एक क्या है? अमूल है एक कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कि रजिस्टर्ड हुई कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के अंडर। इससे कि अब हम डिराइव करेंगे इसके फीचर्स। अब फर्स्ट फीचर क्या हुआ? वो सभी लोग अपनी मर्जी से आए, वॉलंटरीली आए। तो इसका फर्स्ट फीचर हुआ वॉलंटरीली एसोसिएशन। अब क्या किया उन्होंने? सब लोगों ने एक्सप्लॉइट होते थे, तो उन्होंने एक मोटिव बनाया सर्विस का, उनको एक्सप्लॉइटेशन से अपने आप को बचाने का। तो उनका प्रॉफिट मोटिव नहीं था, वो सेकेंडरी मोटिव था, बट उनका जो प्राइमरी मोटिव था वो था सर्विस। और उन सब ने इकट्ठे होके उन्होंने अपनी अपनी पैसे को बीच में डाला, अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया। तो उन्होंने अपना शेयर डाला, तो उन्होंने शेयर एज कंट्रीब्यूशन। ये हमारा है थर्ड। नेक्स्ट फीचर के बारे में बात करते हैं, वो है कि डेमोक्रेटिक। अब इसका क्या मतलब हुआ? अब जैसे डेमोक्रेसी में क्या होता है कि हम वोट देते हैं और हम सिलेक्ट करते हैं मेंबर्स को, वैसे ही जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज के मेंबर्स थे वो मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर्स को सिलेक्ट करते हैं वोट से। और इसमें जो है प्रॉफिट जो है सब में शेयर होता है। अब इसमें बहुत सारी आगे टाइप्स भी होती हैं, जैसे कि फर्स्ट टाइप्स है कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है? मतलब जो किसके लिए काम करेगी? जो काम करेगी कंज्यूमर्स के लिए, वो है कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब नेक्स्ट है प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब नेम से ही पता चलता है किसके लिए? प्रोड्यूसर्स के लिए। तो किसके लिए काम करेगी? वो प्रोड्यूसर्स के लिए काम करेगी। नेक्स्ट है क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब इसमें क्या होगा? क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज में वो लोगों को क्रेडिट देंगे जो कि उसके मेंबर्स होंगे, बट एट अ लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट एज कंपेयर टू आउटसाइड। नेक्स्ट बात करेंगे हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज की। अब हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज में क्या होगा कि जो उनके मेंबर्स हैं उनको हम हाउसिंग फैसिलिटीज देंगे। बात करते हैं इसके एडवांटेजेस की। अब आप ही सोचो इसमें एडवांटेजेस क्या होंगे। सबसे पहला तो हो गया सर्विस मोटिव। ठीक है, कि इसका जो मोटिव था क्या था कि सर्विस करना। सेकंड हो गया कि इसमें जो है डेमोक्रेटिक, मतलब कि वो डेमोक्रेसी से इलेक्ट होते थे। ठीक है, नेक्स्ट हो गया कि इसमें शेयर्ड कैपिटल यूज होती थी। एंड नेक्स्ट क्या हुआ? रिड्यूस रिलायंस ऑन मिडलमैन। इन्होंने मिडलमैन बीच में से हटा दिया और डायरेक्ट ही कंज्यूमर को सेल करने लग पड़े। अब हमने बात की एडवांटेजेस के बारे में। अब जहाँ एडवांटेजेस होते हैं वहाँ डिसएडवांटेजेस भी होते ही हैं। तो इसमें डिसएडवांटेज क्या हुआ कि इसमें लैक ऑफ प्रोफेशनल मैनेजमेंट होगी। ठीक है, एक्सपर्टीज इन्वॉल्व नहीं होंगी, क्योंकि क्या थे कि जो मेंबर्स थे वो क्या थे? विलेजर्स के थे, उन्होंने अपने इंटरेस्ट के लिए फॉर्म की थी। ठीक है, नेक्स्ट आ गया इनके पास कैपिटल भी लो थी। लो होती है एज कम्पेयर टू, अगर हम कंपनीज बात करें तो इनके पास लिमिटेड कैपिटल होती है जो कि वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और अब इसमें ज़्यादा मेंबर्स हैं तो स्लो डिसीजन मेकिंग भी होगा, इनमें डिसीजन मेकिंग पावर फास्ट नहीं होगी। अब ये सारा कॉन्सेप्ट किसका था? कोऑपरेटिव सोसाइटीज का। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे पार्टनरशिप की। पार्टनरशिप, एज द नेम सजेस्ट, देयर आर मोर देन वन पर्सन इन द बिजनेस। सो इसमें मिनिमम होते हैं 2 पर्सन एंड मैक्सिमम होते हैं 50 पर्सन।
ये गवर्न कैसे होता है? ये गवर्न होता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। सो अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, पार्टनरशिप क्या होती है? पार्टनरशिप इज डिफाइंड एज the relationship between persons who have agreed to share the profit of the business carried on by all or any of them acting for all। अब यहाँ पे एक्टिंग फॉर ऑल क्यों लिखा है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे जब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ पार्टनर्स के बारे में। सो लेट्स मूव ऑन टूवर्ड्स इट्स फीचर्स। फर्स्ट फीचर है फॉर्मेशन। ये अब फॉर्म कैसे होता है मैंने बताया था, मिनिमम 2 मेंबर्स एंड मैक्सिमम 50 मेंबर्स। ठीक है। नेक्स्ट, इसमें एक एग्रीमेंट होता है जिसमें कि टर्म्स एंड कंडीशंस जो है लिखी होती हैं, जो जिसके अकॉर्डिंगली पार्टनर्स को एक्ट करना होता है कि कितना प्रॉफिट किसको होगा, कितनी कैपिटल कौन देगा, कौन कंट्रीब्यूट करेगा। इस एग्रीमेंट को मेन बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड ओरली एंड रिटन, बोथ टाइप्स इट कैन बी। मतलब हमें ये तो है ही है कि हमें रिटर्न जो है वो करवा लेनी चाहिए, बिकॉज ऑरली में कौन ही विश्वास करता है कि किसने कितना पैसा देना है, किसको कितना प्रॉफिट होना है, किसको कितना लॉस, कितना वो शेयर करेंगे। ठीक है। जैसे कि हमने सोल प्रोप्राइटरशिप में लाइबिलिटी की बात की थी, अब इसमें क्या होगा, इसमें भी लाइबिलिटी होएगी अनलिमिटेड, सबकी, एक पर्सन की नहीं, सभी पार्टनर्स की जो होएगी लाइबिलिटी होगी अनलिमिटेड। इसका अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मैंने पार्ट 1 में मीनिंग समझाया था। ये जो लाइबिलिटी है वो, अगर आपने लोन लिया सपोज करो और वो आप चुका नहीं पा रहे, तो क्या होगा, आपका जो है पर्सनल प्रॉपर्टी भी यूज हो सकती है उस लोन को रिकवर करने के लिए। ठीक है, ये होता है अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब। अब पार्टनर्स की भी अनलिमिटेड लाइबिलिटी है कि अगर उन्होंने लोन वो है नहीं चुका पा रहे हैं तो उन पे अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, तो उनका जो है पर्सनल प्रॉपर्टी भी यूज हो सकती है वो लोन को चुकाने के लिए। ठीक है। अब ये हो गया हमारे 2 फीचर्स जो कि थे फॉर्मेशन और लाइबिलिटी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट फीचर के बारे में, डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल। अब इसमें जो डिसीजन मेकिंग होगा वो क्या होगा, म्यूचुअल, मतलब कि वो म्यूचुअली ही डिसीजन मेकिंग लेंगे। जैसे कि अब अगर वो कुछ भी कर सकते हैं, जैसे कि अब वो रख सकते हैं कि मेजॉरिटी किसकी है, अगर 6 मेंबर्स हैं तो उसमें से 5 मेंबर्स एक तरफ है, मतलब वो यस कर रहे हैं, और एक मेंबर नो की तरफ है, तो वो क्या मेजॉरिटी को फॉलो करेंगे और डिसीजन मेकिंग 5 के हित में होगी, मतलब कि वो जो है मेजॉरिटी में होगी। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है लैक ऑफ कंटिन्यूटी। तो इसमें क्या होगा कि अगर एक पार्टनर की डेथ होगी या एक पार्टनर उस पार्टनरशिप को छोड़ के जाना चाहता है, तो दोबारा से पार्टनरशिप डीड बनेगी। तो इससे क्या होगा कि मतलब कंटिन्यूटी में दिक्कत आ गई ना, मतलब वो जो है उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आ गई, तो इस करके इसको हम किसके अंदर रखेंगे, लैक ऑफ कंटिन्यूटी के अंदर। ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर जिसका बात करने वाली हूँ वो है एजेंट एंड द प्रिंसिपल। इसमें क्या होता है, एवरी पार्टनर इज एन एजेंट एज वेल एंड प्रिंसिपल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब कि जो एक पार्टनर है वो जो है एजेंट भी है और प्रिंसिपल भी है, मतलब कि वो एक तरह से सबका सबऑर्डिनेट भी काम करेगा और एक तरह से वो किसी का सुपीरियर भी काम करेगा, कि अगर वो ऑर्डर्स देता है तो सबको फॉलो भी करने पड़ेंगे बाकी पार्टनर्स को, पर अगर कोई और पार्टनर ऑर्डर देता है तो उसको भी वो फॉलो करना पड़ेगा। तो मतलब क्या हुआ, वो उसका सबऑर्डिनेट भी हुआ और उसका सुपीरियर भी हुआ। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर जो कि आपको एग्जाम में हाईलाइट करना है। अब इसमें एडवांटेजेस क्या हैं, एडवांटेज ईजी है फॉर्मेशन में, मतलब एक पार्टनरशिप डीड बनाओ और पार्टनरशिप एक्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन हो जाओ, तो ये क्या है, सिंपल है। ठीक है। और मिनिमम कितने हैं, बस 2 ही चाहिए फॉर्मेशन के लिए, ना ही ज़्यादा इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं या रजिस्ट्रेशन के लिए। ठीक है। अब और क्या एडवांटेज है, जैसे कि बैलेंस डिसीजन मेकिंग, पहले भी बात की कि म्यूचुअल डिसीजन मेकिंग से चलता है। ठीक है। और अब आपने देखा होगा कि सोल प्रोप्राइटरशिप में एक ही बंदा था, एक ही मेंबर था, एक ही पर्सन था, तो उसके पास क्या होता था, लैक ऑफ कैपिटल, लैक ऑफ रिसोर्सेज। तो अब क्या होगा कि हमारे पास कैपिटल भी ज़्यादा है, ज़्यादा पार्टनर्स हैं, वो ज़्यादा कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ज़्यादा नॉलेज है उनके पास, ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, तो इसमें क्या होगा, मोर फंड्स। अब शेयरिंग ऑफ रिस्क, उसमें क्या था, एक ही पर्सन था, एक ही बंदा था जो कि रिस्क जो है एक ही बियर कर रहा था, बट इसमें क्या है कि वो जो है
पार्टनर्स हो गए हैं, वो क्या रिस्क करेंगे, वो शेयर करेंगे, दैट इज शेयरिंग ऑफ रिस्क। अब इसमें क्या है, वो एक सीक्रेसी मेंटेन करते हैं, ठीक है। अब जैसे कि कंपनी होती है, उसमें क्या है कि वो जो अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो सभी पब्लिश कर देते हैं। तो उससे क्या है, वो सीक्रेसी मेंटेन नहीं हो पाती, उनको जो है अपना प्रॉफिट एंड लॉस, अपना सारा कुछ डिस्क्लोज करना पड़ता है कब पब्लिक के सामने। इस करके इसमें क्या है, सीक्रेसी। अब यहाँ पे जैसे कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज में था कि हम उसमें बात कर रहे थे एडवांटेजेस की, तो डिसएडवांटेजेस ऐसे ही इसमें भी एडवांटेजेस हैं तो डिसएडवांटेजेस भी हैं। अब जैसे कि हमने बात की मोर फंड्स की, ठीक है, बट इसमें फिर भी हमारे पास कुछ कंपनी के अकॉर्डिंग हम अगर उसको कंपेयर करें, बट हमारी जितनी कंपनी के पास फंड्स होते हैं उतने के फंड्स नहीं होते एक पार्टनरशिप के पास। और अब क्या होता है, अब हमने जैसे कि बात की भी, ये जो है अपनी इंफॉर्मेशन जो है पब्लिक के साथ शेयर नहीं करते हैं, तो इनका लैक ऑफ ट्रस्ट भी होता है। जो पब्लिक है इन पे थोड़ा-सा कम ट्रस्ट करती है, क्यों? क्योंकि ये अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज़ नहीं करते, कितना इनको प्रॉफ़िट एंड लॉस हो रहा है वगैरह। अब हमने बात की थी इनकी जो है लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड। तो ये भी क्या हुआ, इसका हुआ डिसएडवांटेज, क्योंकि उनको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी लगानी पड़ रही है लोन को रिकवर करने के लिए, तो ये क्या हुआ हमारा डिसएडवांटेज, ठीक है। अब लैक ऑफ कंटिन्यूटी जो कि हमने फीचर्स में बात की थी, वो भी क्या आ जाती है इसमें, डिसएडवांटेज आ जाती है। आई होप आप सभी क्लियर हो गए इसमें कि फीचर्स क्या हैं। तो ये अब हमारे हो गए एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड फीचर्स। तो इसमें क्या है, अलग-अलग पार्टनर्स की टाइप्स भी होती हैं, जैसे कि जो कि डिवाइड होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि जो लायबिलिटी है वो उन पे अनलिमिटेड है या लिमिटेड है, या क्या वो मैनेजमेंट में एक्टिवली पार्ट ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, और क्या उनमें जो है शेयरिंग ऑफ इक्वल प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या वो कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्टिव पार्टनर की। अब एक्टिव पार्टनर मतलब नाम से ही समझ में आ रहा है, वो नाम से ही सजेस्ट कर रहा है उसका मीनिंग क्या है। मतलब एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है किसमें, मैनेजमेंट में, कैपिटल कंट्रीब्यूशन में, एंड एक्टिवली इज पार्टिसिपेटिंग इन प्रॉफिट एंड लॉस एज वेल एज ही इज हैविंग एन अनलिमिटेड लायबिलिटी। ठीक है। अब बात करते हैं स्लीपिंग पार्टनर के। नाम ही बता रहा है कि वो क्या है, सो रहा है। वो मैनेजमेंट में बिल्कुल पार्ट नहीं कर रहा, ले रहा, वो लेज़ी है। एक्चुअली में लेज़ी नहीं होता। ये इसमें होता है कि जो एक पार्टनर है ना, वो कहीं और इन्वॉल्व होता है। वो कहता है कि तुम जो है मेरे पास टाइम नहीं है, तुम मेरी कैपिटल भी ले लो, ठीक है? बस मेरे को प्रॉफ़िट देते जाओ या जो लॉस होगा वो भी देते जाओ। पर उसकी लायबिलिटी जो है वो क्या रहेगी, उसकी रहेगी अनलिमिटेड ही। अब नेक्स्ट है सीक्रेट पार्टनर। इसमें क्या है? इसमें क्या है, वो कैपिटल भी कंट्रीब्यूट करता है, वो प्रॉफिट एंड लॉस में हिस्सा भी लेता है, उसकी लायबिलिटी भी अनलिमिटेड होती है, और वो मैनेजमेंट में भी पार्ट लेता है। बट क्या करता है, वो सीक्रेटली सीक्रेटली काम करता है ताकि उसकी जो है ना वो डिस्क्लोज ना हो। वो चाहता नहीं कि मैं डिस्क्लोज हूँ कि मैं ये पार्टनरशिप में हूँ, मैं इसका भी पार्टनरशिप फर्म का एक हिस्सा हूँ, मैं एक पार्टनर हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है नॉमिनल पार्टनर। तो इसमें क्या है कि उसने बस वो एक नॉमिनी है, मतलब एक नाम है वहाँ पे दिया हुआ कि उसका ना जो पार्टनरशिप फॉर्म है ना, कभी-कभी नाम यूज़ करती है उसका कि हाँ, ये हमारे साथ एसोसिएट है, ताकि जो है वो पब्लिक का कोई ट्रस्ट जो है वो गेन कर सके या किसी के साथ डील क्रैक कर सके, ठीक है। तो इसमें क्या है, बट ना वो पर्सन जो है उसका सिर्फ नाम यूज़ हो रहा है, ना ही वो जो है कैपिटल जो है इसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है, ना वो कोई प्रॉफिट एंड लॉस में हिस्सा ले रहा है, ना वो प्रॉफिट ले रहा है, ना कोई लॉस में हिस्सा देगा भी अपना, ठीक है। बट उसकी जो लायबिलिटी होगी वो होगी अनलिमिटेड। क्यों? क्योंकि उसका नाम जुड़ा हुआ है उसके साथ। अब पब्लिक जो है वो तो उस पे ट्रस्ट कर रही है ना, उसका नाम जुड़ा है तो उसकी क्या लायबिलिटी होगी, अनलिमिटेड। उसको अपनी लायबिलिटी उठानी पड़ेगी। और फिर हम बात करते हैं पार्टनर बाय एस्टॉपल। अब सपोज मान लो कि एक पार्टनरशिप फर्म के मेंबर्स जो हैं वो डील क्रैक करने गए, ठीक है? तो वहाँ पे क्या है, वो अपने मैनेजर को साथ में ले गए, ठीक है? तो उसकी एक्सपर्टीज़ से, मतलब उन्होंने उसने मैनेजर ने इतना उसको जो है डीलर को वो समझाया कि ये ऐसे है, ये ऐसे है, उसे लगा, उसने एक्ट किया ऐसे, उस मैनेजर ने एक्ट किया कि वो उसका जो है पार्टनर ही है। तो वो क्या होगा, पार्टनर बाय एस्टॉपल, ठीक है? वो उसको तो डीलर को तो यही लग रहा है ना कि वो एक पार्टनर है उसका,
तो उसकी क्या लायबिलिटी हो जाएगी, अनलिमिटेड। बट ना ही वो कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहा है, ना ही वो प्रॉफिट एंड लॉस में शेयर कर रहा है, ना ही वो मैनेजमेंट में कोई पार्ट ले रहा है। बस वो एक एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या होगा, पार्टनर बाय एस्टोपल। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। जैसे कि अब हमने टाइप्स ऑफ पार्टनर्स किए, वैसे डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टनरशिप्स होती हैं जो कि डिवाइड होती है ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन एंड लाइबिलिटी। मतलब कि अगर उनकी ड्यूरेशन कितनी है तो उस पे डिवाइड होगी, लाइबिलिटी अगर कितनी है तो उस पे डिवाइड होगी। अब ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, अब हमने बात की थी कि जो पार्टनर्स की लाइबिलिटी है वो होती है अनलिमिटेड। ठीक है, तो वो अगर अनलिमिटेड होगी तो वो हो जाएगी जनरल पार्टनरशिप। बट अगर जो है लायबिलिटी वो रखते हैं कि लिमिटेड, कि हमने पार्टनर्स कहते हैं कि हमने लिमिटेड लायबिलिटी रखनी है, तो वो आ जाएगी हमारी किसमें, लिमिटेड पार्टनरशिप के अंदर में। मतलब उनकी जो लायबिलिटी है वो क्या होगी, लिमिटेड। बट इसमें क्या होगा कि एक पार्टनर की अनलिमिटेड रहेगी रहेगी और बाकी पार्टनर्स की जो है अनलिमिटेड रहेगी। तो ये हो जाएगा लिमिटेड पार्टनरशिप के। अब ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, तो ड्यूरेशन में कैसे होगा, ड्यूरेशन में होगा कि पार्टनरशिप एट विल, मतलब कि जितनी देर तक वो चाहें उतनी देर तक वो उस पार्टनरशिप को कंटिन्यू कर सकते हैं। बट नेक्स्ट है पर्टिकुलर पार्टनरशिप, मतलब कि वो एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंडर आए हैं उसको कंप्लीट करने के लिए। जैसे कि 4-5 फ्रेंड्स हैं, वो इकट्ठे हुए हैं कि चलो जी हम जो है ये प्रोजेक्ट करते हैं, हम उसको क्या करेंगे, फिर वो रजिस्टर्ड होंगे पर्टिकुलर पार्टनरशिप के अंडर। तो वो पार्टनरशिप उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए ही होगी बस। ये हमने बात की इसकी टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप के बारे में। आई होप आपको ये जो है क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट पार्टनरशिप का और कोऑपरेटिव सोसाइटीज का। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।